हेलो एंड वेलकम। आप सभी का मेरे चैनल DMPS में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। एक है न्यूयॉर्क सिटी के जो नए इलेक्शन हुए हैं, मेयर इलेक्शन हुए हैं, उसमें इंडियन ओरिजिन के मेयर के जो इलेक्शन जीते हैं उनका नाम है जोहरान ममदानी। ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने अभी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्शन जीते हैं। और दूसरी जो न्यूज़ है, अभी रिसेंटली जो ननकाना साहिब के दर्शन के लिए भारतीय लोगों ने जो वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान के लिए, उसके लिए सिखों ने जो वीज़ा अप्लाई किया था, एक न्यूज़ है जिसे मैं आप लोगों के साथ अभी साझा करता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी अब एक नए मेयर के हाथ में है और ये कोई साधारण जीत नहीं थी। जोहरान ममदानी, जो एक इंडियन ओरिजिन मुस्लिम बैकग्राउंड वाले युवा नेता, ने अमेरिका पॉलिटिक्स में वो कर दिखाया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, इसकी शुरुआत जोरान ममदानी की शुरुआत बेसिकली हुई कहाँ से? जोरान ममदानी जो हैं, इनका जन्म युगांडा में हुआ, लेकिन उनका परिवार परिवार जल्दी ही अमेरिका में शिफ्ट हो गया और उनके पेरेंट्स जो थे भारतीय मूल के हैं। यानी उनकी अपब्रिंगिंग अमेरिका में हुई, लेकिन उनके जो माता पिता वो भारतीय थे और ये एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। कोई बड़ी पॉलिटिक्स फैमिली नहीं है, ना ही करोड़ों की फंडिंग, बस आइडियाज़, ऑनेस्टी और लोगों का ट्रस्ट। अच्छा, पॉलिटिक्स में आने से पहले जोरहान ने कम्युनिटी लेवल पे काम किया और घर विहीन लोगों के लिए हाउसिंग राइट्स, ट्रांसपोर्ट इश्यूज और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक पर कैंपेन चलाई। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली से चुनाव लड़ा और वहाँ उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो थी शुरू हुई। अब उनका एजेंडा जो था वो बिल्कुल ही सिंपल था: अफोर्डेबल हाउसिंग, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर बनाना, मिनिमम वेज बढ़ाना और लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना। इलेक्शन अच्छा, इससे उनके इलेक्शन कैंपेन में क्या फ़र्क पड़ा? अब उन्होंने मेयर का चुनाव जब उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा, तो उनके सामने थे पुराने और पावरफुल नाम, जैसे एंड्रू कोमो। लेकिन ममदानी ने कैंपेन को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरह नहीं चलाया। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे मोबिलाइजेशन, सोशल मीडिया कैंपेनिंग और स्मॉल डोनेशन से फंड रेज किए। यानी जो जनता का पैसा, उन्होंने जनता की सपोर्ट और जनता के लिए पॉलिटिक्स किया। अच्छा, इलेक्शन में उन्होंने रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाया। यानी हर वोटर जो था मल्टीपल कैंडिडेट्स को रैंक कर सकता है। एस जोहरान ने ऐसा नेटवर्क बनाया कि हर कम्युनिटी उन्हें सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस से एटलीस्ट वोट उनको दे। अब अमेरिका में आप लोग अपने जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी आप रैंकिंग कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन अमेरिका में आप पॉलिटिशियंस को जो भी चुनाव करते हैं उनकी रैंकिंग आप कर सकते हैं। और इसका नतीजा उन्हें 50% से ज़्यादा वोट के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी की जो थी हिस्ट्री बदल दी। अब ये जीत बड़ी क्यों है? पहली बार किसी साउथ एशियन मुस्लिम ओरिजिनल मिलेनियल लीडर ने इतना बड़ा अमेरिकी शहर जो है वो जीता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल जीत नहीं है, एक सिंबल भी है कि अमेरिका में इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन का एक नया दौर शुरू हो चुका है। इस जीत ने ये साबित किया है कि जनता पुराने नामों से नहीं, एक नए आइडिया से इंस्पायर होती है। मतलब अगर आप देखोगे, उन्होंने जैसे मैंने पीछे मेंशन किया कि उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली और स्मॉल डोनेशंस और फंड्स मतलब से उन्होंने ये चुनाव लड़ा। अब जेन्युइन कनेक्शन भी $1 बिलियन कैंपेन को हरा सकते हैं। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? बस सवाल ये उठता है, क्या भारत पे इसका कोई असर होगा? मतलब देखा जाए तो सीधी तरह से राजनीतिक असर नहीं है, क्योंकि मेयर का काम नेशनल पॉलिसी तय करना नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट असर इसका ज़रूर हो सकता है।
इंडियन ओरिजिन के लोग अब एक अमेरिकी राजनीति में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना चुके हैं। मतलब अगर आप देखोगे कमला हैरिस, विवेक रॉस रामास्वामी और अब जोहरान ममदानी, ये कुछ फेमस नाम है। जोहरान की जीत से अमेरिका में इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक नया रिप्रेजेंटेशन मिला है। न्यूयॉर्क जैसे ग्लोबल सिटी में अगर एक साउथ एशियन मेयर है तो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिकग्निशन और कोलैबोरेशन बढ़ेगा, चाहे वो टेक बिजनेस या कल्चर में हो, किसी भी तरीके से। बट लेकिन अगर इसका ट्रेड और टेक के एंगल से देखा जाए तो न्यूयॉर्क एक ग्लोबल फाइनेंस और स्टार्टअप्स का हब है। ये बात हम लोग सब मानते हैं। अगर ममदानी इनोवेशंस और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को एनकरेज करते हैं तो इंडियन कंपनीज को वहाँ नई जगह मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ममदानी की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग है या सोशलिस्ट निकली तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े सावधान या एहतियात बरत सकते हैं। इसका असर इंडिया यूएस बिजनेस कोलैबोरेशंस पर इनडायरेक्टली पड़ सकता है। लेकिन अगर इसको मैं दोस्तों सम अप करूं तो जोहरान ममदानी की जीत सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक मैसेज है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन जो है वो मायने रखती है। यंग लीडर्स, डिजिटल आउटरीच और रियल पीपल कनेक्ट अब पॉलिटिक्स की नई ताकत है। भारत के युवाओं के लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि अगर आइडियाज़ ऑनेस्ट हैं तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अब आते हैं साउथ एशिया की एक और बड़ी खबर पर। जाहिर है ये पाकिस्तान की बात होगी। ननकाना साहिब की जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है रिसेंटली, यानी भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में प्रवेश से थोड़ा उनको मना किया गया। मतलब नवंबर 2025 में पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी की जो 556वीं जयंती के मौके पर भारत से लगभग 2100 सिख तीर्थयात्रियों को भेजा गया। उनके वीज़े जो थे वो जारी किए गए। ये लोग ननकाना साहिब यानी गुरु नानक जी के जन्म स्थान पर दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन जब ये जत्था वाघा बॉर्डर पर पहुंचा तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने 14 भारतीय यात्री को एंट्री देने से रोक दिया। कारण यह बताया गया कि आप सिख नहीं हैं, आप हिंदू हैं। सोचिए, अगर रिलीजियस विजिट के लिए वीज़ा मिला हुआ था तो सारे डॉक्यूमेंट ठीक थे, फिर भी रोका गया सिर्फ आप एक स्पेसिफिक रिलीजन के हैं या एक स्पेसिफिक रिलीजन के नहीं हैं। पाकिस्तान का इसमें कहना है, जो एक झूठा मक्कार देश है, उनकी सरकार ने कहा कि ये वीज़ा खास तौर पर सिख पिलग्रिम्स या सिख तीर्थयात्रियों के लिए थे। जिन 14 लोगों को एंट्री से रोका गया वो हिंदू कम्युनिटी के थे और उनके पास हिंदू पिलग्रिम कैटेगरी का वीज़ा नहीं था। लेकिन मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके लिए ये है कि जब जब आप लोगों ने उनको मना करना ही था तो जब वो वीज़ा अप्लाई कर रहे थे फिर उनको वीज़ा उनको दिया क्यों गया और वाघा बॉर्डर पे जाके रोके जाने का क्या मतलब है? यानी बताया तो टेक्निकल इशू गया है, लेकिन ये सोचो अगर कि ये मामला अब डिप्लोमेटिक और रिलीजियस दोनों स्तरों पे, दोनों लेवल्स पे अब बहुत सीरियस बन गया है। इंडिया की तरफ से इस मूव को बहुत डिस्क्रिमिनेटरी और रिलीजियस बायस कहा गया है। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर भी इसका आउटरीच हुआ कि धार्मिक भावना के साथ इस तरह का व्यवहार अनएक्सेप्टेबल है। ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल इंडिया में हैं। इंडिया में हिंदू और सिख जो हैं वो आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। मैं खुद पर्सनली दोस्तों गुरुद्वारों में जाता हूँ और गुरुद्वारों को मैं उतनी ही सम्मान और श्रद्धा के साथ में जाता हूँ जैसे मैं किसी एक मंदिर में जाता हूँ। और एक्चुअली अगर मैं आपसे बताऊँ तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो सिख बिरादरी से हैं। तो हमें एक सिख और हिंदुओं में कोई बहुत ज़्यादा अंतर मालूम नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ समझ नहीं आती। बैल बुद्धि देश है, इनके देश में सिख एक अलग धर्म है और हिंदू एक अलग धर्म है। वेल इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये
जो तीर्थ यात्रा है, इसका एक खास सिस्टम चलता है, मतलब बायलैटरल पिलग्रिमेज प्रोटोकॉल, जिसके तहत दोनों देशों के लोग धार्मिक स्थलों पर आते जाते हैं, जिसमें ननकाना साहिब, करतारपुर कॉरिडोर, लाहौर गुरुद्वारा, ये सब उस समझौते का हिस्सा है। लेकिन 2025 के बीच में दोनों देशों में बॉर्डर्स में टेंशन बढ़ गए थे, कोट एंड कोट ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह मार पड़ी थी। ये हम सब लोग जानते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, वीज़ा डिलेज और वेरिफिकेशंस इश्यूज भी बढ़ गए। इसका सीधा असर रिलीजियस ट्रैवल पर भी पड़ा। ये मामला सिर्फ रिलीजन का नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन डिग्निटी का भी है, एक आत्मसम्मान, एक इंसान की इज्जत का भी है। वेल, अगर ऐसे ही विवाद बार बार होते रहे तो करतारपुर कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स जो थे वो भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। मतलब फेथ टूरिज्म दोनों देशों के बीच गुडविल बढ़ाता है, लेकिन अगर उस पर पॉलिटिकल फिल्टर्स लगाने लगे तो फिर भरोसा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग हर चीज़ को अगर धर्म के नज़रिए से देखते हो तो जो चीज़ आपके धर्म के लिए फ़ायदेमंद है, अगर आप उसी को प्रमोट करोगे, या जो चीज़ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगी सिर्फ उसी को प्रमोट करोगे, तो भाई फिर आप लोग धीरे धीरे ये चीज़ें दिखती हैं सामने। भारत को चाहिए कि पाकिस्तान से साफ पूछे कि तीर्थ यात्रा वीज़ा का मतलब सिर्फ सिख यात्रियों तक सीमित क्यों है, और बाकी धर्मों के भक्तों के लिए मतलब उनकी पॉलिसी क्या है। खैर, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो ठीक है, हमारी एक धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी दिखाती है कि साउथ एशिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स आज भी कितने आपस में उलझे हुए हैं। फेथ को बॉर्डर या रिलीजन के लेंस से देखना लोगों की आस्था के साथ एक अन्याय है। अगर ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होते रहे तो दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट की कोई गुंजाइश वैसे तो है ही नहीं, पर फिर भी जो थोड़ी बहुत नाकाम कोशिशें कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ पॉजिटिव लोग कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ननकाना साहिब वीज़ा डिनायल सिर्फ 14 लोगों की कहानी नहीं है, ये 1.4 बिलियन लोगों के बीच भरोसे की परीक्षा है। जब फेथ को पेपर वर्क से मापा जाता है तब रिलीजन का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये जो दो स्टोरीज मैंने आपसे शेयर की हैं, हालांकि ये दो अलग अलग देशों के बीच में है, लेकिन इनके बीच में एक कॉमन थ्रेड है, आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन। जोहरान ममदानी की जीत ये बताती है कि दुनिया रिप्रेजेंटेशन के नए दौर में जा रही है, जहाँ पे एक विदेशी मूल के निवासी को उन्होंने मेयर के इलेक्शंस में खड़ा किया और जिताया भी। और ननकाना साहिब का विवाद ये दिखाता है कि साउथ एशिया में, खासकर पाकिस्तान में, रिप्रेजेंटेशन अब भी रिलीजन और पॉलिटिक्स को उलझा के रखा है। दोस्तों, जब तक किसी भी देश में पॉलिटिक्स और रिलीजन आपस में मिक्सअप रहेंगे, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अभी आप देख लीजिए, बहुत कट्टर धार्मिक देश जैसे सऊदी अरेबिया भी बहुत मॉडर्नाइजेशंस कर रहे हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स को वो लोग अलग कर रहे हैं। जितने भी देश हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर तरक्की की है या उन्होंने कुछ अचीव किया है, उनकी पॉलिटिक्स में रिलीजन का कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह है। अगर दुनिया के सबसे खुले लोकतंत्र में एक इंडियन ओरिजिन का मेयर बन सकता है, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी समय आ गया है कि हमें आइडेंटिटी नहीं, डिवाइड, यूनाइट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल अभी नया है और आप लोगों की सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए देश और दुनिया की खबरें लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय और खुश रहिए।